आपने आपने एसपी की बात कर रहे हैं अवस्थी जी। आपने मैनिफेस्टो में अपने दिया था कि CU+50 पे आप कानून बनाएंगे, बताइए कि क्यों नहीं एक बनाया। सेकंड फराज जी पूरा वक्त मैंने आपको दिया था बोलने का। आलोक जी को अब बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों का भी मुझे रुख करना है। देखिए, यह बहुत शर्मनाक है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने उनको बहुत धैर्य से सुना है। आपने झूठे आंकड़े दिए, आपने कुपोषण के झूठे आंकड़े दिए, यहाँ पे आपके पास उसका आधार नहीं बताया। 2014 में 21,933 करोड़ का कृषि बजट था। 2023 में 1,25,036 करोड़ रुपए का कृषि बजट है, यानी कि करीब 5.7 गुना कृषि बजट बढ़ा है देश के अंदर। इंटरनेट की दरें 97% कम हो गई है। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि हम जो है 4 करोड़ जो है आवास गरीबों को दे चुके हैं। हमारी जो 2014 में हमको जो है लगभग 42.8% वोट मिला था। 73 सीटें हम पाए थे, और गठबंधन में लड़ने के बावजूद तो समाजवादी पार्टी को 2019 में 17.9% खाली वोट मिला है। हमको लगभग 50% वोट मिला था। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां से वोट लाएंगे जब आप जनता को धोखा देंगे, जनता को कोरोना के नाम पर भड़काएंगे और उनको झूठ बोलेंगे कि भाजपा की वैक्सीन है। आपने 220 करोड़ डोजेज जो है फ्री में जनता को लगाए हैं, और हमने विदेशों में भी मदद करी है लोगों की, जो कि कोरोना की विकट बीमारी में जो हमने मदद करी है। तो हमने आलोक अवस्थी जी, 1 मिनट का वक्त समाप्त हो गया। आरपी चौहान जी, आरपी चौहान, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें अभी कही जा रही है, सबसे बड़ी दरार की वजह ऑपोजिशन में बन सकती है, ये कहना गलत होगा क्या? क्योंकि अभी तक इसको लेकर के भी बात नहीं हुई है, और अब कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव भी होना है अगले साल की शुरुआत में। चलिए, आरपी चौहान तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका रुख करूंगी भी। और यही सवाल सुभाष यादव, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी भी आपको लेकर के भी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, एसबी को लेकर के भी। तो ऑपोजिशन की तरफ अगर झुकाव होता भी है, वहां जाते भी हैं आप, तो सबसे बड़ी वजह क्या इस चीज को मानेंगे आप कि चलिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर अब रुख कर लेती हूं मैं फराज किदवई का, क्योंकि इन्होंने भी आंकड़े गिनवाए हैं, आलोक अवस्थी की तरफ से भी आंकड़े दे दिए गए हैं। और जिस तरीके से मैं सवाल पूछना हालांकि चाह रही थी एसबी से, आरएलडी से ये, लेकिन आपसे पूछती हूं फराज किदवई जी, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या दरार नहीं हो सकती है? क्योंकि सबके अपनी बातें हैं। कोई कहता है कि हम जहां पे मजबूत है आप वहां पर अपना चेहरा मत उतारिएगा, हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर बात बनेगी क्या? और कांग्रेस क्या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नजर आ रही है, जो अगुवाई कर रही है इस वक्त ऑपोजिशन की? देखिए प्रिया जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आलोक अवस्थी जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। अभी इन्होंने बोला कि हमने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत दिए हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है ये उसके आंकड़े हैं, और आप जाकर के चेक करिएगा। अगर गलत होगा तो आप मुझसे फोन पर बात करिएगा। नहीं सर, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। 40 सेकंड बचे हैं आपके पास। मैं प्रिया जी उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन ये इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर आरोप लगाना हो तो पीरियोडिक चलता रहेगा। आप आंकड़े देंगे, वो आंकड़े देंगे, आप 10 आरोप गिनवाएंगे, वो भी आपके शासन के 10 आरोप गिनवा देंगे। नहीं, मैं ये तो बोल रहे हैं कि मेरे आंकड़े झूठे हैं, तो मैं उस पर बोल रहा हूं कि ये झूठे नहीं है, सच्चे आंकड़े हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स के आंकड़े मेरे थोड़ी ना, मैंने थोड़ी ना बनाए हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। जी, दूसरी बात जो आप गठबंधन की बात कर रही हैं प्रिया जी, और सीट शेयरिंग की बात कर रही हैं, देखिए ये जो है ये शीर्ष नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी सीट दी जाएंगी और कहां पे शीर्ष नेतृत्व है किसके हाथ में, कौन कर रहा है नेतृत्व, कौन कर रहा है, कौन ये तय करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आपका चेहरा कौन है, कौन ये तय करेगा? हर कोई अपने आप को दावेदार मान रहा है। अखिलेश यादव भी ये सामने आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो हर कोई पीएम चेहरा है। आरपी चौहान, ठीक है सर, बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, उनका रिएक्शन अब मैं ले लूं। आरपी चौहान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बात हर जगह आकर के फंसती हुई नजर आती है। इतनी सारी पार्टियां एक साथ होकर के चुनाव लड़ने का दम तो भर रही है, आह्वान आप लोग कर रहे हैं, लेकिन यहां बात जब सीट शेयरिंग की होगी तो दरार आना तो साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्योंकि इतनी सारी पार्टियों को खुश करना, उनके मन चाहे जो वो सीट चाहे उतनी सीट उन्हें दे देना, जहां से वो लड़ना चाहे चुनाव वहां पे किसी और पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करा देना, ये पॉसिबल है क्या? आरपी चौहान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष यादव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इसी सवाल के साथ मैं आपका रुख कर रही हूं।
चलिए, बार बार आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, इस चीज को हम ठीक कराते हैं। लेकिन वापस आलोक अवस्थी आपका रुख कर रही हूं। दो मेहमान फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता नजर आएगा अगर ये अंतर कलह निकल करके सामने आएगी। अभी तो एक बैठक हुई है, दूसरी बैठक होनी बाकी है। शीर्ष नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के अभी संशय बरकरार है, क्योंकि पार्टी की कमान किसी के हाथ में तो थमानी होगी ताकि वो फैसले ले। बैठ करके आप लोग विचार सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन कोई एक होना चाहिए ना जिसकी बात हर कोई माने। ऐसा ऑपोजिशन में दिखता है क्या बीजेपी को? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। कोर्ट के वो चुनाव कर सकते हो, हाईकोर्ट जी। सवाल किससे है? बिल्कुल आलोक जी, आप ही से मेरा सवाल था। हाँ प्रिया जी, अभी राहुल गांधी कन्विक्टेड कर सकते हैं, लेकिन हमने 17 दलों की बैठक देखी थी। 10 दलों के पास तो मात्र खाली एक सांसद है, एक दल के पास तो 0 सांसद है। ये किस तरीके से मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे? और समाजवादी पार्टी का अगर यूपी में आधार है तो समाजवादी पार्टी का एमपी राजस्थान में और कर्नाटक में क्या आधार है? 0 है। उसी तरह से पूछना चाहता हूँ कि टीएमसी से ये गठबंधन कर रहे हैं, टीएमसी का बंगाल में आधार है, लेकिन टीएमसी का अन्य राज्यों में कहां पे आधार है? तो जब इन तो यही तो है ऑपोजिशन का कहना कि आप जिस राज्य में जहां पर मजबूत है आप वहां से अपना कैंडिडेट उतार दीजिए। ऑपोजिशन यही तो कर रही है, क्योंकि जानती है वो कि इस बार अकेले चुनाव लड़ पाना एक बार फिर से संभव नहीं है। ये सच्चाई है। आरपी चौहान, ये सबसे बड़ी मुसीबत ऑपोजिशन के लिए खड़ी होगी कि पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, कौन फैसले लेगा। सलाह विचार विमर्श तो आप लोग करते रहेंगे, लेकिन क्या पार्टी की कमान किसी एक के हाथ में आप देंगे और उस एक के फैसले पर आप लोग आगे चलेंगे? क्योंकि हर किसी के अपने सुझाव होंगे, अपने फैसले होंगे। देखिए, ये तमाम दलों के नेता जब एक साथ बैठेंगे तो ये भी तय हो जाएगा कि कमान किसके हाथ में रहेगी। हाँ। और पहले रहेगी या बाद में रहेगी, प्री पोल अलायंस होगा या पोस्ट पोल अलायंस होगा, लेकिन जो भी होगा देश की जनता के हित में होगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है। और जनता की भी ये इच्छा है, ये भावना है। जन भावनाओं के अनुरूप हम लोग एक बेहतर विकल्प देने का प्रयास करेंगे और जो भी भारत की जनता के हित में होगा, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के वो प्रयास करने का काम कर रहा है। ठीक है सुभाष यादव, क्या अभी तो ऐसी ठीक है सुभाष यादव सर, मैं क्योंकि बीच में आप लोग जुड़ नहीं पाए थे, आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है, इसीलिए सुभाष यादव से मैं अगला रिएक्शन चाहती हूं। सुभाष यादव, क्या यह फॉर्मूला ऑपोजिशन का काम करेगा? देश को एक स्थिर सरकार इससे मिल पाएगी? जनता को ये कितना प्रभावित कर पाएंगे अपनी इस बात से, अपनी इस एकता से? देखिए प्रिया जी, हम पहले से बोलते हैं, वापस इस बात को स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार विपक्षी एकता की जो पहल हो रही है, उस विपक्षी एकता की पहल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता करने से पहले आपस के अंदर जो मतभेद वो दूर करने पड़ेंगे। जिस प्रकार पटना के अंदर बैठक हुई, इसके अंदर देखा जाए सारे लोग बाराती थे, लेकिन दूल्हा आज तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे। ये लोग बार बार बोलते हैं कि भैया विपक्ष के पास तमाम प्रधानमंत्री के दावेदार है, लेकिन ये सर्वसम्मति से आज तक एक प्रधानमंत्री का दावेदार तय कर नहीं पा रहे, क्योंकि टीएमसी की ममता बनर्जी अपने आप को पीएम का कैंडिडेट मानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को पीएम का कैंडिडेट मानते हैं। ऐसे तमाम दावेदार है जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने छत्र कहलाए जाते हैं और पीएम का सपना देख रहे हैं। और जाहिर सी बात, इसके अंदर कांग्रेस जबकि राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पार्टी है, तो बिना कांग्रेस को साथ में लिए तो ये सत्ता हासिल भी नहीं कर सकते और सत्ता पक्ष को टक्कर भी नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं राहुल जी के मन में भी या प्रियंका जी के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा कुल बुला रही होगी। तो पहले विपक्ष जो एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है, भले एक साथ में जुट रहे, एक दिल्ली अध्यादेश का विरोध करता है, एक दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है, एक 370 का विरोध करता है, एक 370 का विरोध करता है। तो पहली चीज तो यह है कि सर्वसम्मति से बैठ तो जाए, ये एकजुट हो तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लेकिन ये अपने अपने स्वार्थ की वजह से एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज हमने देखा है, जो बैठक हुई थी पटना में, उसमें ये चीजें साफ निकलकर सामने आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, राजीव रंजन, आखिरी कमेंट आपसे। प्रिया जी, देखिए, देश 1977 से लेके और 96-97 तक ऐसे गठबंधनों को देख चुका है कि रूलिंग पार्टी को हटाने के लिए विभिन्न दलों के गठबंधन हुए और वो 1.5 साल भी नहीं चल पाए। तो देश के हित में नहीं है बिल्कुल कोई ऐसी पार्टी सामने लड़े जो कि पार्टी सीधे सीधे टक्कर दे सके। इस तरह से 20 लोगों का गठबंधन कभी भी अस्थायी सरकार नहीं दे पाएगा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं पाएगा। किसी राज्य में हमने देखा है, और ताजा उदाहरण तो महाविकास अघाड़ी की सरकार देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी थी और बिहार भी एक उदाहरण है, वो भी हमने देखा है, नहीं चल पाई है। बात तो यहाँ देश की हो रही है, देश को एक मजबूत स्थिर सरकार चाहिए।